जैसा कि कहानी चरित्र का आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 देखा है, पार्ट 3 भी आ चुका है, तो आगे की कहानी आपने सुन रखी है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। दूसरा बोलता है, तुमने घर से भागकर अच्छा नहीं किया। यह बात माँ को पता चली तो घर में की मार मर्यादा का क्या होगा। तुमने अभी से ये भागने भगाने का खेल शुरू कर दिया है। बेचारी नीलिमा इतना कहाँ सहन कर पाती। तभी अचानक से बेहोश हो गई तो भूषण ने उसको अपनी गोद में उठाया और जल्दी से अपने कमरे में सुलाया। तभी भूषण नीचे आता है तो उसकी अम्मा बोलती है, जल्दी जल्दी खाना पीना निपटा लो, आज मुंह दिखाई करनी है ना। भूषण सोचता है, अभी तो मैं नीलिमा को बेहोश कमरे में सुलाकर आया हूँ और अम्मा को पता चला तो पूरे घर में बवाल खड़ा हो जाएगा। और भूषण बोलता है, इस सब में क्या ज़रूरत है माँ, मेरी कौन सी पहली शादी हुई है, दोबारा तो शादी हुई है, सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूषण की माँ बोलती है, हाँ हाँ रहने दे, अभी अपनी बीवी का पक्ष लेने लगा बोलने लगा। उधर नरेंद्र अपने कपड़े बदलकर सोच में खड़ा था। नीलिमा की शादी बापू से कैसे, इतनी कम उम्र में नीलिमा की शादी बापू से हो गई। कहीं नीलिमा के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हुई, बापू ने फिर ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से शादी तो नहीं की। ये सारी बातें नरेंद्र के दिमाग में चल रही थी। नरेंद्र यह सारी बातें तो नीलिमा से ही पूछूंगा। नीलिमा ऐसा सोचकर नाश्ता करने नीचे चला गया। वहाँ नाश्ता करके उठने ही वाला था, तभी भूषण बोलता है, नरेंद्र मेरे साथ थोड़ा सा बाजार चलना। अरे बोलता है, बापू मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा। इतने में भूषण की माँ बोलती है, हाँ 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 ठीक है, उसको आराम करने दे, तू मेरे साथ मंदिर चल। भूषण और उसकी माँ मंदिर चले जाते हैं। तो तभी नरेंद्र मौका देखकर नीलिमा के कमरे में पहुँचता जाता है, लेकिन कमरे के गेट के बाहर जाकर सोचता है कि जो बचपन में मेरी दोस्त थी, अभी वह मेरी माँ या यह सवाल सोच रहा था। और नीलिमा 16 साल की बहुत ही सुंदर लड़की थी, जो एक बार किसी की नज़र पड़ते ही उसका मन मोह लेती थी। लेकिन यह सारी बातें नरेंद्र पीछे छोड़ा। सोचा कि मैं बापू के आने से पहले नीलिमा से सारी बातें पूछ लूँगा। नरेंद्र दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर नरेंद्र ने कुंडी खटकाया तो हल्का सा दरवाज़ा खुला, तो उसमें दिखाई दिया कि नीलिमा बेहोश पलंग पर पड़ी है। यह सब उसे देखा नहीं गया तो अंदर चला गया, लेकिन सोच रहा था कि मैं नीलिमा को क्या कहकर बुलाऊंगा, समझ नहीं आ रहा। पहले तो वह मेरे बचपन में नीलिमा ही बोलता था, अब मैं क्या बोलूं। लेकिन नरेंद्र ने उसे दोबारा आवाज़ दी, सुनो, एक बार प्लीज़ सुनो ना। लेकिन नीलिमा की तरफ से कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। नरेंद्र देखा कि नीलिमा जिन कपड़ों में तालाब में कूदी थी, उन्हीं कपड़ों में से बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसके सर पर चोट भी लगी है। चोट को देखकर नरेंद्र उसके दवाई का बॉक्स निकाला और उसकी चोट पर लगाने लगा, तो देखा नीलिमा का शरीर बुखार में तप रहा है और दवाई की ठंडक जैसे नीलिमा के शरीर को छूती है तो उठकर वह दूर हो जाती है और नरेंद्र से बोलती है कि तुम यह मेरा मतलब है आप यहाँ, उन्होंने आपको यहाँ देख लिया। तो वह मेरे साथ इतना बोलकर नीलिमा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इतने में नरेंद्र बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा मतलब है आप चिंता मत करो, अभी घर में कोई नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि आप सुबह सुबह तालाब में क्या करने गई थी। नरेंद्र का इतना अच्छा बर्ताव देखकर नीलिमा को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस लहजे में आज तक उससे अभी किसी ने बात नहीं की थी। वह बहुत खुशी हुई। नीलिमा ना चाहते हुए भी नरेंद्र को सारी बातें बता देती है। नरेंद्र सारी बातें सुन नीलिमा को सर पर प्यार से हाथ फेरता है और
बोलता है, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते हैं, ऐसे किसी जिंदगी से हार कर खुद को खत्म कर लेना अच्छा नहीं है। सामना करके जिंदगी में आगे बढ़ना अच्छा होता है। नीलिमा भी उसकी बातों को सुनकर अपना सिर हिलाने लगती है और फिर नरेंद्र की नज़र नीलिमा के सर पर लगी चोट पर पड़ती है। तो चोट गहरी होने के कारण जब नरेंद्र उस के दवा लगाने गया तो नीलिमा के मुंह से कर्राने की आवाज़ आने लगी। तो नरेंद्र बोला कि जल रहा है, मैं फूंक फूंक कर लगाता हूँ। जैसे ही नरेंद्र के होंठ नीलिमा के सर के पास पहुँचते तभी भूषण की कर्राती आवाज़ आती है, नरेंद्र।